हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है होगी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023, यानी हम क्लास 10th कॉमर्स यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी जो चैप्टर नंबर 13 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों आज मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज मैं आपको सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल दूंगा, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। तो दोस्तों आप सभी वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो लाइक और शेयर। और दोस्तों एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 10th होगा हमारा कॉमर्स यानी वाणिज्य। दोस्तों जिससे आप कॉमर्स यानी वाणिज्य कहते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। नहीं दोस्तों, जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों उसी के मद्देनजर रखते हुए आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। तो दोस्तों मैं वो कराऊंगा जिसमें हमारा आज कॉमर्स का चैप्टर नंबर 13 होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों चैप्टर नंबर 12 तक मैंने सब क्वेश्चन और जो भी यानी इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने कवर करा दिया। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 12 होगा, 13 होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सभी वे क्वेश्चन होंगे जो 2012 से 2022 तक बोर्ड में आए हैं। दोस्तों मैं आप सभी के लिए वे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ तो जो बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। तो ये दोस्तों ये सभी क्वेश्चन होंगे जो 2012 से लेकर 2022 तक बोर्ड परीक्षा में आए हैं, यानी लगभग 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। तो दोस्तों अगर आप सभी वे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उन सभी वीडियो की जो प्ले लिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाकर सभी सब्जेक्टों की प्ले लिस्ट यानी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर, और वे सभी वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यानी टारगेट 23 फरवरी 2023। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा कॉमर्स का पेपर होगा वो 23 फरवरी को। कब जो कॉमर्स का पेपर होगा 23 फरवरी 2023 को होगा। दोस्तों 70 नंबर के पक्के हो जाएंगे आपके, अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ तैयारी करते हुए आ रहे हैं तो दोस्तों आपके 70 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हम इस तरह से ही पढ़ा रहे हैं कि जो बच्चे के यानी बेसिक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कवर होते जाएं। तो दोस्तों अगर आप मेरे से पिछले एक महीने से जुड़े हुए हैं तो 70 नंबर आपके जरूर पक्के हो जाएंगे कॉमर्स में 23 फरवरी में। तो दोस्तों 23 फरवरी 2023 70 नंबर आपके पक्के। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के दो प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करो। यानी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के दो प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करो। यानी दोस्तों जो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी यानी किस किस उद्देश्य के लिए हुई थी उसका वर्णन करो। तो दोस्तों 2013 में पूछा गया, 14 में, 15 में, 17 में, 19 में और 20 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के दो प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करो। 2013, 14, 15, 17, 19 और 20 में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन। तो दोस्तों अब मैं इसकी जो प्रमुख यानी उसका वर्णन करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यानी जो भारत का जो मुख्य व्यवसाय है, क्योंकि भारत की लगभग 50 से ज़्यादा यानी लगभग 60% जनसंख्या कृषि, 70% जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है। तो दोस्तों भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनता ग्रामों में निवास करती है। आप सभी जानते हैं कि जो भारत की अधिकांश जनता है नहीं गाँव में निवास करती है। यानी एक हम गांधी जी का भी नारा था कि अगर आपको भारत को देखना है तो आपको गाँव में जाकर देखना होगा, क्योंकि जो भारत की अधिकांश जनता है कहाँ गाँव में निवास करती है। अतः इस बैंक का राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विकास करना था। यानी जो भारतीय स्टेट बैंक है जिसे दोस्तों आप SBI बैंक भी कहते हैं, यानी इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो बैंकिंग संबंधित कार्य हैं वो हम गांव तक भी लेके जाए। कह रहा है ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकांश जनता ग्रामों में निवास करती है यानी गाँव में निवास करती है। अतः इस बैंक का राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विकास करना था। किसका? बैंकिंग का विकास करना था। अब दोस्तों इसका दूसरा उद्देश्य देखते हैं। इसका दूसरा उद्देश्य उद्योग व व्यापार को प्रोत्साहन देना। यानी इसका जो दूसरा उद्देश्य था उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहन देना था। इस बैंक के ही प्रयासों से कृषि की दशा में सुधार हुआ, जिसके कारण उद्योग और व्यापार में भी वृद्धि हुई। यानी इसका जो दूसरा उद्देश्य था वह था उद्योग व व्यापार को प्रोत्साहन देना, यानी उद्योग को और व्यापार को बढ़ाना। इसका दूसरा उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका दूसरा उद्देश्य था उद्योग को बढ़ाना, यानी उद्योग व व्यापार को बढ़ाना था। इस बैंक के प्रयासों से ही कृषि की दशा में सुधार हुआ, जिसके कारण उद्योग और व्यापार में भी वृद्धि हुई। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों कारण लिखा दिया। इसका एक प्रमुख उद्देश्य था कि जो बैंकिंग सुविधा है वो गांवों तक पहुंच सके, और दोस्तों दूसरा इसका उद्देश्य है कि जो उद्योग व व्यापार में हम यानी व्यापक वृद्धि कर सके, यानी वृद्धि कर सके। इस तरह से आप लिख सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की दो सफलताएं बताओ। भारतीय स्टेट बैंक की दो सफलताएं बताओ। 2017, 18, 19 और 22 में पूछा गया। भारतीय स्टेट बैंक की दो सफलताएं बताओ।
तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक यानी जिसे हम एसबीआई बोलते हैं, अनुसूचित बैंकों तथा सहकारी बैंकों को सप्ताह में 3 बार निःशुल्क धन भेजने की सुविधा करता है। दोस्तों क्या कह रहा है इसे देखिए, यानी कह रहा भारतीय स्टेट बैंक की 2 सफलताएं बताई, यानी तो भारतीय स्टेट बैंक यानी जो हमारा एसबीआई बैंक है उसकी कौन कौन सी सफलताएं हैं तो उसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों एक क्वेश्चन भी ध्यान रखना, 2017 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में भी आया और 22 में, यानी कई बार आगे लगा था। तो दोस्तों ध्यान रखना भारतीय स्टेट बैंक, दोस्तों आप इस बात को नोट करके रखना, जो स्टेट बैंक है उसे ही एसबीआई बैंक भी कहते हैं। आपके आसपास बैंक होगा एसबीआई बैंक, दोस्तों उसे क्या भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। यानी भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई अनुसूचित बैंकों तथा सहकारी बैंकों को सप्ताह में 3 बार निःशुल्क धन भेजने की सुविधा प्रदान करता है। ये जो एसबीआई है ना, एसबीआई सरकारी बैंकों को सप्ताह में 3 बार, अनुसूचित बैंक तथा सहकारी बैंकों को सप्ताह का मतलब यानी एक हफ्ते में 3 बार निःशुल्क धन भेजने की सुविधा प्रदान करता है। यानी अगर आप उससे पैसे लोगे तो यानी वे फ्री देंगे, नहीं निःशुल्क, यानी कोई भी उसका शुल्क नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना एसबीआई जो है ना, एसबीआई अनुसूचित बैंक तथा सहकारी बैंकों को सप्ताह में 3 बार निःशुल्क धन भेजने की सुविधा प्रदान करता है। अब दूसरा इसका है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक का मतलब एसबीआई 20 विदेशी मुद्राओं में लेन देन करता है। नहीं दोस्तों जो एसबीआई है ना वो 20 प्रकार की विदेशी मुद्रा, 20 प्रकार की कैसी विदेशी मुद्रा दोस्तों, यानी अलग अलग 20 देशों की मुद्राओं का लेन देन कर सकता है। कह रहा है ना भारतीय स्टेट बैंक 20 विदेशी मुद्राओं में लेन देन करता है। जो 20 विदेशी मुद्रा है नहीं जो भारतीय मुद्रा का उनका लेन देन करता है। इससे विदेशी भुगतानों में सहायता मिलती है, इससे विदेशी भुगतानों में सहायता मिलती है। विदेशी भुगतान कैसे दोस्तों, अगर आपको विदेश का भुगतान करना हो तो इससे क्या, इससे विदेशी भुगतानों में सहायता मिलती है। यात्रियों की सुविधा हेतु यह देशों के लिए यात्री चेकों की व्यवस्था भी करता है, यानी यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेकों का भी की व्यवस्था भी करता है। यानी कैसे दोस्तों, अगर आप कहीं यात्रा करने जा रहे हो दोस्तों, अगर आपके पास यानी भारत का पैसा है तो दोस्तों आप वहाँ का पैसा भी ले सकते हो। अगर आप वहाँ से यात्रा करके आ चुके हो और आपके पास में 10-5 हज़ार रुपये ऐसे आ गए दोस्तों जो आपके यानी विदेश की मुद्रा है, अब वो भारत में किसी दुकान पर जाकर या किसी मॉल में जाकर तो आप चला नहीं सकते विदेश के पैसे, तो क्या करेंगे आप एसबीआई बैंक में जाकर इन पैसों को एक्सचेंज करा सकते हो। तो कह रहे हैं ना भारतीय स्टेट बैंक 20 विदेशी मुद्राओं को लेन देन करता है, इससे विदेशी भुगतान में सहायता मिलती है, विदेशी भुगतान में सहायता मिलती है। यात्रियों की सुविधा हेतु यह विदेश के लिए यात्री चेकों की भी व्यवस्था करता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब कह रहा है कि केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय स्टेट बैंक कौन कौन से कार्य करता है, यानी केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय स्टेट बैंक कौन कौन से कार्य करता है। केंद्रीय बैंक का प्रतिनिधि नहीं, जो केंद्र का बैंक होता है उसके रूप में भारतीय स्टेट बैंक कौन कौन से कार्य करता है। मैंने आप सभी को इससे पहले जो चैप्टर था वो होता हमारा रिजर्व बैंक, मैंने उसमें बताया था कि जो रिजर्व बैंक होता है, जो रिजर्व बैंक है और भारतीय स्टेट बैंक है वो यानी रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि बैंक कौन सा है, यानी भारतीय स्टेट बैंक है। तो कह रहा कि केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय स्टेट बैंक कौन कौन से कार्य करता है। तो दोस्तों 2014, 19 और 20 में पूछा गया, 2014, 19 और 20 में पूछा गया। तो भारतीय स्टेट बैंक उन सभी स्थानों पर जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं है, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय बैंक संबंधी अग्रलिखित कार्यों को करता है, यानी एक बार समझिए, यानी भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई उन सभी स्थानों पर जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं है, जो एसबीआई है उन सभी स्थानों पर जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं, जहां यानी हमारा आरबीआई बैंक नहीं पहुंच सकता, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय बैंक संबंधी अग्रलिखित कार्य करता है। यानी दोस्तों मान लीजिए दोस्तों आप हैं राजस्थान में है दोस्तों, राजस्थान में है और दोस्तों राजस्थान में आपके पास में आरबीआई बैंक नहीं है, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक नहीं है, तो वहाँ कौन सा बैंक काम करेगा, वहाँ करेगा एसबीआई बैंक कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, जो बैंक आरबीआई का जो कार्य आरबीआई बैंक करेगा ना वही कार्य इसके फिर एसबीआई बैंक करेगा। तो ये कह रहा ना भारतीय स्टेट बैंक उन सभी स्थानों पर जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं है, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय बैंक संबंधी अग्रलिखित कार्य करता है। कौन करता है, एसबीआई करेगा। कौन, एसबीआई ये सभी कार्य करेगा। अब देखो नंबर 1 यानी क्या क्या कार्य कर सकता है, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करेगा। नंबर 1 सरकार का, यानी आप सभी जानते हैं कि जो हमारा रिजर्व बैंक है वो सरकार का बैंक है, लेकिन अगर वहाँ बैंक नहीं है तो फिर उसका कार्य कौन करेगा, केंद्रीय यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई करेगा, यानी सरकार के बैंक के रूप में करेगा। दूसरा बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करेगा, यानी बैंकों के बैंक के रूप में कार्य। बैंकों का बैंक कैसे दोस्तों, जो भी बैंक होंगे चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, सिंडिकेट बैंक हो दोस्तों,
चाहे बड़ौदा बैंक हो, सब बैंकों का कार्य कौन करेगा? सब बैंकों का कार्य फिर कौन करेगा? एसबीआई। तो बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करेगा, समाशोधन गृह के रूप में कार्य करेगा, समाशोधन गृह के रूप में कार्य करेगा। दोस्तों ये आपका अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर दोस्तों 14 है कि समाशोधन गृह, इसके बारे में मैं अगले चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो ध्यान रखना बस इतना सारा। सरकार के बैंक के रूप में, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करेगा, समाशोधन गृह के रूप में कार्य करेगा। और अगला है कि धन का स्थानांतरण करने में। धन का स्थानांतरण का मतलब कैसे? यानी आपका धन है, मान लीजिए आपके पास, यही मान लीजिए दोस्तों आपके पास राजस्थान में है, आपके पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, तो दोस्तों आपको इसे पहुंचाना गुजरात में, तो इसका कार्य कौन करेगा? इसका भी कार्य कौन करेगा? एसबीआई बैंक कर देगा। तो धन के स्थानांतरण करने में, यानी धन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का भी कार्य कौन करेगा? एसबीआई बैंक ही करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय स्टेट बैंक के वर्जित कार्य को लिखो। यानी जो भारतीय स्टेट बैंक के वर्जित कार्य, वर्जित का मतलब है यानी जिन कार्यों को भारतीय स्टेट बैंक नहीं कर सकता उन कार्यों को लिखो। तो दोस्तों 2019 और 20 में पूछा गया कि भारतीय स्टेट बैंक के वर्जित कार्यों को लिखो। तो यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम इसे भारतीय स्टेट बैंक भी बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते थे, का अधिनियम 1955 की धारा 34 के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निम्नलिखित कार्य करने की अनुमति नहीं है। यानी जाना, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1955 की धारा 34 के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निम्नलिखित कार्य करने की अनुमति नहीं है। यानी इतने सारे कार्य करने की अनुमति नहीं है। अब कौन कौन से कार्य करने की अनुमति नहीं है? नंबर 1, स्टेट बैंक अपने कार्यालयों के अतिरिक्त किसी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। यानी स्टेट बैंक अपने कार्यालयों के अतिरिक्त किसी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। यानी ये कह रहा है कि अगर आप एसबीआई में कार्य कर रहे हो या आप एसबीआई का आपका कहीं बैंक है, तो सिर्फ एसबीआई अपने कार्यालय के अतिरिक्त और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। यानी आप अपने जो आपका कार्यालय है उसके लिए ही जमीन वगैरह या उस पर कोई यानी एक ऑफिस बना सकते हैं, लेकिन बाकी और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। तो ध्यान रखना, उसको कहते हैं भारतीय स्टेट बैंक के वर्जित कार्य लिखो। यानी स्टेट बैंक इंडिया अधिनियम 1955 की धारा 34 के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निम्नलिखित कार्य करने की अनुमति नहीं है। निम्नलिखित कार्य करने की अनुमति नहीं है। नंबर 1, स्टेट बैंक अपने कार्यालय के अतिरिक्त किसी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। यानी अपने कार्यालय के अंदर किसी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। वह किसी व्यक्ति अथवा संस्था को 5 माह से अधिक अवधि के लिए ऋण नहीं दे सकता। यानी जो एसबीआई है दोस्तों, एसबीआई किसी को भी 5 महीने से ज़्यादा की अवधि के लिए ऋण नहीं दे सकता। यानी अधिकतम 5 महीने की अवधि तक ही आप एसबीआई से लोन निकाल सकते हो। 5 महीने से पहले ही आपको उसे पूर्ण करना होगा। बस लास्ट 5 मंथ है कि आप 5 महीने तक आप उसका लोन रोक सकते हो। यानी वह ऐसे बिलों को नहीं भुना सकता जिन पर 2 अच्छे हस्ताक्षर ना हो। दोस्तों अगर आप एसबीआई में आपको अपना बिल भुनाना हो, बिल का मतलब जो आपको चेक मिलता है, अगर आपको एसबीआई में उस चेक को भुनाना हो तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस चेक को भुनाने के लिए उस पर 2 अच्छे हस्ताक्षर होने चाहिए। तो कह रहा है ना, वह ऐसे बिलों को नहीं भुना सकता जिन पर 2 अच्छे हस्ताक्षर न हो, जिन पर 2 अच्छे साइन ना हो, उन्हें नहीं भुना सकता। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्यों का वर्णन करो। यानी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्यों का वर्णन करो। भारतीय स्टेट बैंक क्या है, इसके उद्देश्य का वर्णन करो। 2011-15-17 यानी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना निम्न उद्देश्य के लिए की गई है। यानी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना निम्न उद्देश्य के लिए की गई है। अब कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? नंबर 1, ग्रामीण तथा सहकारी बैंकिंग का विकास करना। ग्रामीण तथा सहकारी बैंकिंग का विकास करना। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना निम्न उद्देश्य के लिए की गई है, ग्रामीण तथा सहकारी बैंकिंग का विकास करना। एक तो ग्रामीण तथा सहकारी बैंकिंग का विकास करना। दूसरा, कृषि वित्त में सहायता करना। कृषि वित्त में सहायता करना। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्य का वर्णन करो। 2011-15-17 में थी। यानी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना निम्न उद्देश्य के लिए की गई थी। यानी ग्रामीण तथा शहरी बैंकिंग का विकास करना। ठीक है, ये तो हमने कर लिया कि इसका जो यानी इसकी स्थापना की गई थी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंक का विकास करना था। दूसरा है कि कृषि वित्त में सहायता करना। यानी कृषि वित्त में सहायता, ये जो दोस्तों कृषि के लिए लोन वगैरह लेने में उसमें सहायता करना। अब है कि ग्रामों में शाखाएं स्थापित करना। ठीक है, ग्रामों में हम बैंकों की शाखा भी स्थापित कर देंगे। ठीक है, भारतीयों की शिकायत को दूर करना है। दोस्तों अगर आपके पास बैंक है तो आप भारतीयों की शिकायत को भी दूर कर सकते हो। किसी के पैसे निकालने की शिकायत हो सकती है, किसी का एटीएम न चलने की शिकायत हो सकती है, किसी के लोन की शिकायत हो सकती है। तो दोस्तों हम सभी किसके द्वारा दूर कर देंगे? हम भारतीय स्टेट बैंक यानी जो हमने स्थापना करी थी उसके द्वारा दूर कर देंगे। अगला है कि लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। लघु उद्योग का मतलब दोस्तों जो आपका छोटा उद्योग होता है उससे वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी आपको छोटा सा कोई काम स्टार्ट करना। दोस्तों आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप एसबीआई के पास जाइए, उससे लोन लिए और अपना यानी जो आपका भी वर्क है, यानी जो आपकी आप
बिजनेस स्टार्ट करना चाह सकते हैं उसे स्टार्ट कर सकते हैं। कह रहा है ना लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। वित्तीय का मतलब है दोस्तों पैसे वगैरह देना। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्य बता दिए मैंने। इसकी स्थापना के उद्देश्य के ग्रामीण तथा सहकारी बैंकिंग को विकास करना था, कृषि वित्त में सहायता करना था दोस्तों, ग्रामों में शाखाएं स्थापित करना था, भारतीय शिकायतों को दूर करना था और लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करना था। अब दोस्तों हमारे यहाँ तक 5 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर, अगले पेज पर। अब क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी कह रहा है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों 2022 में अभी क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, लिखिए। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई सन 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात हुई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई सन 1955 को कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और इंपीरियल बैंक यानी दोस्तों ये पहले से ही ना, यानी बैंक पहले से था लेकिन इसका नाम क्या रख दिया गया? फिर इसका नाम रख दिया भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक वो कह रहा है ना, आप इसे पढ़िए, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात हुई। नहीं, इस बैंक का ही राष्ट्रीयकरण कर दिया, नहीं इसे इसका नाम क्या बदल दिया? भारतीय स्टेट बैंक कर दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई सन 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात हुई थी। इंपीरियल बैंक यद्यपि एक व्यापारिक बैंक था, यानी इंपीरियल जो बैंक था यदि एक व्यापारिक बैंक था, मगर इसको कुछ ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त थे जो देश के अन्य बैंकों को नहीं थे। इसलिए भारतीय मुद्रा बाजार में इंपीरियल बैंक का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान था। इंपीरियल बैंक का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान था। दोस्तों एक बार उस क्वेश्चन को समझ लीजिए सही तरीके से। वो कह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई सन 1955 को हुई थी, ठीक है, होगी थी। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात, यानी कब हुई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई सन 1955 को ही, ठीक है। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात इंपीरियल बैंक यद्यपि एक व्यापारिक बैंक था, ठीक है, व्यापारिक बैंक था, मगर इसको कुछ ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त थे जो देश के अन्य बैंकों को नहीं थे, इसलिए भारतीय मुद्रा बाजार में इंपीरियल बैंक का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान था। तो दोस्तों यानी आपको बस इतना ही लिखना है कि इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात हुई थी। अब इंपीरियल बैंक को कुछ यानी अधिकार प्राप्त है, इसके बारे में भी आप नोट कर सकते हो। तो दोस्तों यानी यह थी हमारी वीडियो। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को भी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। और दोस्तों हाँ, इस तरह की वीडियो देखने के लिए मैं सभी जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से वे सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को भी दबा के जाना, क्योंकि हम आपके 10वीं से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं। तो दोस्तों आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए। और दोस्तों हाँ, आप एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये सभी वीडियो आपको कैसी लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है दोस्तों पढ़ने में, आपको समझ में आ रही है नहीं आ रहा है, इस चीज़ से रिलेटेड भी आप एक कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।